हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दिस इज सौरभ वर्मा। तो मेरे जितने भी दोस्त एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है ये। और 17 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो जो भाई एयरफोर्स वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको जीके को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पीएसवी अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जीके का जो पोर्शन है ज्योग्राफी का, आज उसका वन शॉट लेक्चर करेंगे। इसके बाद फिर पॉलिटी होगी, फिर हिस्ट्री भी होगी, लेकिन आज ज्योग्राफी पे कमांड होनी चाहिए। तो जितने भी दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जो अपना नया वीडियो आने वाला होगा वो संडे को मिलेगा। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज सौरमंडल की, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो सोलर सिस्टम, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 8 है। फिर बिग बैंग सिद्धांत है, सौरमंडल कैसे बना। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। ओके, सब पॉइंट में दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो है शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन तथा सुबह व शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को सुबह व शाम का तारा भी कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे कि यह सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह भी है। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। मंगल जो है ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह जो था, अभी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, लेकिन दूसरा सबसे छोटा ग्रह जो है वो है मंगल। और मंगल जो है दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, और इसके मंगल जो है इसके 2 उपग्रह भी हैं। एक है फोटोस तथा डिमोस, मंगल के हैं, और इसे हम गैसीय ग्रह या बाय ग्रह के नाम से जानते हैं। ओके, फिर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? बुध था। दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? मंगल था। इसके 2 उपग्रह भी थे। कौन से थे? फोटोस तथा डिमोस थे। ओके, और मंगल ग्रह जो था इसे हम गैसीय ग्रह, बाह्य ग्रह के नाम से भी जानते थे। अब हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। बृहस्पति का ही एक उपग्रह भी है, मतलब बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड। और बृहस्पति के पास सबसे जो टोटल उपग्रह है वो 79 है। और शनि जो है ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि। शनि जो है इसका घनत्व सबसे कम है, और शनि जो है सबसे इसका घनत्व जो है सबसे कम है। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं, कितने हैं? 82 हैं। और मंगल के जो उपग्रह थे टोटल वो कितने थे? 79 थे। और शनि के जो उपग्रह हैं वो 82 हैं। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। फिर है कि अरुण का रंग जो है वो क्या होता है? हरा होता है। अरुण का रंग हरा होता है मेथेन गैस के कारण, जिसे हम रोलिंग ग्रह या बाय ग्रह के नाम से जाना जाता है। वरुण सबसे ज़्यादा जो है वो दूर है सूर्य से, यह सबसे ठंडा ग्रह भी है। वरुण सबसे ज़्यादा दूर है सूर्य से, यह सबसे ठंडा ग्रह भी है। और सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो निकस ओलंपिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इसके दिए हुए हैं कि बुध और शुक्र जो है कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। बुध और शुक्र कोई भी उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, क्लॉकवाइज पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। सबसे मंगल और बृहस्पति के बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि मंगल जो है ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, मंगल और बृहस्पति की क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो देख लीजिएगा कि एक प्रकाश वर्ष किलोमीटर में पूछा है, मीटर में पूछ रहा है। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 10⁻12 किलोमीटर, और मीटर में तो 10⁻15 मीटर। सूर्य अपनी ऊर्जा परमाणु संलयन से बनाते हैं। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ओके, तारे अपना प्रकाश खुद बनाते हैं। किसी तारे का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है, और सूर्य खुद एक तरह का तारा ही है। और प्लूटो जो है इसको ग्रह की सूची से 2006 में हटा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर जो है 8.3 मिनट में पहुंचती है। हम बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा का जो अध्ययन है वो सेरोलॉजी कहलाता है, और चंद्रमा का जो गुरुत्व है वो पृथ्वी का 1/6 भाग है। चंद्रमा जो है अपना एक परिक्रमण जो है वो 21 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। यानी कि चंद्रमा का जो अपना एक परिक्रमण है वो 21 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। और चंद्रमा जो है ये गुरुत्व यानी कि पृथ्वी का 1/6 भाग है। और चंद्रमा का अध्ययन जो है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी पर 71% यानी कि 71% जल है, और 29% स्थल है। पृथ्वी जो है ये पूरी तरह गोल नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी का जो आकार है वो जियोंड है। लेकिन पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूर्णन जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 23 घंटे
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है, और जो चंद्रमा है वो अपना एक परिक्रमण 21 दिन 7 घंटे 43 मिनट में करता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है वो 365 दिन 6 घंटे में होता है। 365 दिन 6 घंटे में। दिन और रात जो है वो घूर्णन की वजह से होता है। अब मेरे जिन दोस्तों को ये पता है कि 2024 लीप ईयर है वो किस लिए है, वो कमेंट करके बताएंगे कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण होता है 365 दिन 6 घंटे में होता है। कमेंट करके बताना है, दिन और रात घूर्णन की वजह से होता है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के मुकाबले जो है वो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है। ओके, तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 365 दिन 6 घंटे में होता है, और दिन और रात जो होते हैं वो घूर्णन की वजह से होते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के मुकाबले भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। अभी तक हम 2 टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं। कौन कौन से? एक पढ़ चुके हैं ये सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फिर चंद्रमा का दिन क्या कहलाता है। पृथ्वी के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी पर 71% जल है, 29% स्थल है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, और पृथ्वी अक्ष पर जो घूर्णन है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में करती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर अपना एक परिक्रमण जो है वो 365 दिन 6 घंटे में करती है, और पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के मुकाबले भूमध्य रेखा पर ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर की। तो ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। अक्षांश एवं देशांतर जो है पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। क्षैतिज होते हैं अक्षांश और लंबरूप होते हैं देशांतर। ओके, कुल अक्षांश कितने हैं? 181 अक्षांश हैं। कुल अक्षांशीय वृत्त 179 हैं, और कुल देशांतर 360 हैं। सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? भूमध्य रेखा। और सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। नोट में लिखा है कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, यानी कि 111 किलोमीटर। जितने भी अक्षांश हैं इनके बीच की दूरी समान होती है। तो ये पृथ्वी पर जो अक्षांश थे और देशांतर के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, और क्षैतिज अक्षांश होते हैं, लंबरूप देशांतर होते हैं। अक्षांशों की कुल संख्या 181 है, और कुल अक्षांशीय वृत्त 179 है। कुल देशांतर 360 है। सबसे बड़ा अक्षांश जो है भूमध्य रेखा है। सबसे छोटा अक्षांश उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव है। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है 111 किलोमीटर। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर है, और जो अपनी मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर है। आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, और अंटार्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर है। भूमध्य रेखा एवं विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। भूमध्य रेखा एवं विषुवत रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। ओके, पूर्व में जाने पर जो समय जोड़ा जाता है, जबकि पश्चिम में जाने पर समय घटाया जाता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, और 0 डिग्री देशांतर को हम प्राइम मेरिडियन व ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। जो 0 डिग्री रेखा है इसको हम प्राइम मेरिडियन व ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। दिन और रात जो है वो घूर्णन के कारण होता है, जबकि ऋतु परिवर्तन परिक्रमण और झुकाव के कारण होता है। दिन और रात जो है वो घूर्णन के कारण होता है, लेकिन जबकि ऋतु में परिवर्तन जो है वो परिक्रमण और झुकाव के कारण होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। अब हम बात करेंगे विश्व व आयनात की। तो बसंत विश्व जो है 21 मार्च को, और शरद विश्व 23 सितंबर को। ग्रीष्मकालीन आयनात जो है वो 21 जून को, और शीतकालीन आयनात 22 दिसंबर को। बसंत विश्व 21 मार्च, शरद विश्व 23 सितंबर, ग्रीष्मकालीन अनाथ 21 जून, शीतकालीन अनाथ 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी गोलार्ध जो है सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, और सबसे छोटा दिन 21 जून को। और इसका उल्टा उत्तरी गोलार्ध में है कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ओके, अपसौर जब पृथ्वी सूर्य से दूर हो, जब पृथ्वी सूर्य सबसे दूर हो तब अपसौर होगा, और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक हो तब अपसौर होगा, तब उपसौर होगा। जब पृथ्वी सूर्य सबसे दूर हो तब अपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य सबसे नज़दीक हो तो उपसौर। ज्वारभाटा, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण ही ज्वारभाटा आता है। ज्वारभाटा जो है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय बल के कारण ही
आता है। बृहद ज्वर क्या होता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आ जाएँ तो उसको हम बृहद ज्वर कहते हैं। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो है एक सीध में आ जाते हैं तब उसको हम बृहद ज्वर कहते हैं। अब हम बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वायुमंडल संभव है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ही वायुमंडल संभव है। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, ऑर्गन 0.9% है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर वायुमंडल में वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%। इनको जो है वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभमंडल जो है वो 0 से 16 किलोमीटर तक है, सबसे निचली परत है। जो मतलब क्षोभमंडल जो है यह सभी मौसमी घटनाओं पर आधारित होती है और क्षोभमंडल के ऊपर जाने पर जो है वो तापमान घटता है, यानी कि 165 मीटर से 165 मीटर में 1.0 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है 15 किलोमीटर तक। और समताप मंडल जो क्षोभ मंडल था वो 0 से 16 किलोमीटर तक था। जो समताप मंडल है वो 50 किलोमीटर तक है उसकी सीमा। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में और वह सभी विमान इसी मंडल में उड़ते हैं। ओजोन परत की मोटाई जो है वो डॉक्सन से मापी जाती है। ओजोन परत जो है ये सभी मतलब समताप मंडल जो है ये विमान मतलब सभी विमान इसी मंडल में उड़ते हैं। जितने भी विमान हैं समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और ओजोन परत जो होता है इसकी मोटाई जो है वो डॉक्सन से मापी जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। मध्यमंडल क्या है? यह सबसे ठंडी परत है। हमारी उल्का पिंड यहीं आकर ख़त्म हो जाती है। जो मध्यमंडल था ये 80 किलोमीटर तक है। इससे पहले हमने पढ़ा समताप मंडल 50 किलोमीटर तक, क्षोभ मंडल 0 से 16 किलोमीटर तक। समताप मंडल में ही सारे विमान उड़ते हैं। और जो ओजोन परत है इसकी मोटाई डॉक्सन से मापी जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। समताप मंडल के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है। मध्यमंडल यह सबसे ठंडी परत होती है। हमारी उल्का पिंड जो है वो यहीं आकर ख़त्म हो जाती है 80 किलोमीटर तक। आयन मंडल जो है यह सबसे गर्म परत है। यहीं से रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं 640 किलोमीटर तक। आयन मंडल जो है यह सबसे गर्म परत है और यहीं से रेडियो तरंग परावर्तित होती हैं 600 किलोमीटर तक। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल जो है वो अटकामा है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल अटकामा है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। क्योंकि विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो सुपीरियर झील जो है USA और कनाडा को अलग करती है 29वीं समांतर रेखा को। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है सुपीरियर झील है, जो USA और कनाडा को अलग करती है 49वीं समांतर रेखा से। फिर यूरोप और एशिया को अलग करती है यूराल पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो अंटार्कटिका है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है। अल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका कोल्ड है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। रॉकी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में है और अल्पस पर्वत श्रृंखला यूरोप में है। बड़ा मरुस्थल जो है अंटार्कटिका है। कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैम्पियन झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजे है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैम्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजे है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लेकिन एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजे है। पनामा झील जो है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। जलडमरू मध्य जो है आंसुओं का दौर होता है। जलडमरू मध्य अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ना। जलडमरू मध्य जो है अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है और जलडमरू मध्य जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता भी है। इसको हम आंसुओं का दौर कहते हैं। जलडमरू मध्य जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता भी। पृथ्वी पर 71% 29% जल महाद्वीपों की संख्या 7 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में महाद्वीप जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक महासागर, यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि घटते क्रम में सबसे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो PSV एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ इसकी PDF मिलने वाली है, तो आप वहाँ से बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हो। 46 पन्नों की PDF है, PSV एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी।
और इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जनसंख्या के घटते क्रम में अगर हम बात करें महाद्वीप की, तो सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट में लिखा है कि अफ्रीका को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। महासागर घटते क्रम में एक ट्रिक इसकी है, ये देख लीजिए। पैसा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। हम बात करें मिट्टियों की, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है 43%। यह दो प्रकार की होती है, इसमें पोटास ज़्यादा, फास्फोरस कम होता है। मिट्टियाँ जो हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि 43% पाई जाती है और उसमें पोटास ज़्यादा और फास्फोरस कम होता है। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी की जल धारण करने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक होती है और काली मिट्टी जो है वो स्वह जुताई के लिए जानी जाती है। ये मिट्टी जो काली मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी जगहों में पाई जाती है। लाल मृदा जो है वो लौह ऑक्साइड के कारण लाल होती है। लाल मृदा जो है लौह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है और लाल मिट्टी प्लस पानी से मिलाने से पीली मिट्टी बन जाती है। ईंट बनाने में लेटेराइट मृदा का उपयोग होता है और काजू की खेती के लिए लेटेराइट मृदा जो है वो निक्षारण प्रक्रिया से प्रयोग होती है काजू की खेती के लिए। हम बात करेंगे फसलों की, क्रॉप्स की, तो खरीफ की फसलें जो होती हैं इनको हम मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। खरीफ की फसलें जो हैं इनको मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं। इसे मानसून की फसल कहा जाता है। इसकी जो खरीफ की फसलें हैं इसकी बुआई जो है वो जून और जुलाई में होती है और इसकी कटाई जो है वो अक्टूबर और सितंबर में होती है। यानी कि जो खरीफ की फसलें हैं इसे मानसून की फसल कहते हैं। इसकी जो बुआई है खरीफ की फसलों की वो जून और जुलाई में होती है और कटाई जो है इसकी वो अक्टूबर और सितंबर में होती है। जैसे खरीफ की फसलों में एग्जाम्पल धान, कपास, मूँगफली। रबी की फसल, इसको हम ठंडी फसल के नाम से जानते हैं। जो रबी की फसल है ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और कटाई इसकी मार्च और अप्रैल में होती है। जैसे गेहूँ, मटर, सरसों। जायद की फसल जो है मई और जून में, जैसे खीरा, तरबूज, ककड़ी और खीरा मई और जून में बोई जाती हैं जायद की फसलें। हम बात करें क्रांतियों की, रेवोल्यूशंस की, तो हरित क्रांति जो है यानी कि खाद्य सामग्री उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में एम एस स्वामीनाथन 1960। हरित क्रांति के जनक विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग ही हैं, लेकिन भारत में एम एस स्वामीनाथन 1960। श्वेत क्रांति, इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, दुग्ध उत्पादन के संबंधित जो हैं। और श्वेत क्रांति के जनक जो हैं भारत डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं 1970 में। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, वैसे लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है और गोल क्रांति का संबंध आलू, काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है और लाल क्रांति का संबंध टमाटर मांस से है और गोल क्रांति का संबंध आलू से है। सब काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल से है और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, यानी कि सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। 1936 में बना था। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, 1936 में बना था। फिर वैली ऑफ फ्लावर या राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। वैली ऑफ फ्लावर या राजाजी नेशनल पार्क जो है ये भी उत्तराखंड में बना था। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। घाना टाइगर रिजर्व जो है वो भी राजस्थान में है। घाना नेशनल पार्क जो है वो भी राजस्थान में ही है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क हैं वो भी मध्य प्रदेश में ही हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में ही है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है और ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। मानस नेशनल पार्क असम में ही है और औरंग राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस भी असम में ही है, औरंग भी असम में ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में ही है। काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में सबसे ऊंचा है और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। सिम्पली फॉल नेशनल पार्क जो है ये उड़ीसा में है।
और हेमिस नेशनल पार्क जो है लद्दाख में है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में है। केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में है, यानी कि लोकटक झील में है। और केबुल लेमजाओ जो है ये एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। केबुल लेमजाओ पार्क जो है ये मणिपुर में है और लोकटक झील के पास लोकटक झील में है, और एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। जल्दपारा नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, और नियोर वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। डाचीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स थे उनकी सारी लिस्ट बनी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर को उठा करके बनाया गया है। हर स्टेट के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स उनको कवर किया गया है। जिससे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था 1936 में बना था, और उत्तराखंड में भारत देश का पहला राष्ट्रीय पार्क था। फिर हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, तो भारत 28 राज्य और 8 यूटी से मिलकर बना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। जनसंख्या के मामले में भारत जो है ये दूसरा सबसे बड़ा देश है, वही फर्स्ट चाइना है। बहुत सारे लोग बताएंगे कि भारत पहला बन गया है, लेकिन अभी वो बताया नहीं गया है। जो इसमें लिखा है वही इस पर आपको ध्यान देना। तो दोस्त ये क्लास हम आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन ही बहुत बड़ा है, और समय का अभाव होने के कारण हम आज क्लास को रेगुलर नहीं कर पाएंगे किसी कारणवश। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज 29 फरवरी है और 17 मार्च से आपके एग्जामिनेशन शुरू हैं। अभी 17 दिन आपके हाथ में है। ओके, तो 17 दिन के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। और पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको बने रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पीएसवी एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकता है कि पीएसवी ओरल वोकैब शो भी आपका शुरू होने वाला होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब होगी, जो हम 15 दिन के अंदर लगभग ये समझ लो आप 1000+ OWS, इडियम, फ्रेजेस और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सब करवा देंगे। जो सिलेक्टेड होंगे वही करवाएंगे, फालतू का नहीं। ओके, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, और जैसा भी वीडियो लगा आपको कमेंट करके बताना है कि अभी क्या और सुधार करने की ज़रूरत है, जिसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।